So, welcome again. Today we are going to discuss the third method of depreciation, which is reducing. It is also known as the diminishing and declining method. ठीक है जी, reducing, declining या diminishing method जो है ये तीसरी method है depreciation की. In this method, high amount of depreciation expenses in the initial year when the asset is new and its capacity is more, and low in the later years, which means that when the asset is older, its capacity is less. So, इस मेथड में हम ये इज्यूम करते हैं कि जो आपका इनिशियल स्टार्टअप होता है उसमें आपका एसेट जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है, यानी कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होती है. ठीक है जी. और ये मेथड इसकी बेस पर जो है वो इसी पॉइंट पर जो है वो बेस करता है कि जितनी एक एसेट की मशीनरी की कैपेसिटी ज्यादा होती है तो उतना ही जो है ये प्रोडक्शन भी ज्यादा करती है और उतना ही आपने उसमें से डिप्रिसिएशन को भी काउंट करना है. ठीक है जी. तो यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन वाली जो फ्लॉज या शॉर्ट कमिंग है तो ये इसको जो है वो रिमूव किया गया है, which means कि it based on the assumption that the efficiency and output of the asset is usually higher in the initial year while its repair and cost is lower as compared to the later time period. ठीक है जी. तो इसका जो फार्मूला है तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हमने डिस्कस किया हुआ था. लेट्स गो थ्रू इट, जो कि है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है जी. सॉरी, यहाँ पे नहीं है बल्कि यहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं. रेट आपने मालूम करना होगा सबसे पहले कि व्हाट इज द रेट ऑफ द डिप्रिसिएशन. फॉर दिस यू हैव टू mention or you have been provided with this formula 1 minus salvage under root के अंदर जो है वो आपने salvage divided by cost, and if you want it to make it double, which is the fourth method of the depreciation, डबल डिक्लाइनिंग मेथड. ठीक है जी. तो ये फार्मूला है 1 माइनस अंडर रूट साल्वेज डिवाइडेड बाय कॉस्ट. ठीक है जी. तो इससे आपको जो है वो रेट का जो है वो पता लग जाएगा कि डिप्रिसिएशन रेट हमारे पास कितनी है. ठीक है जी. सो कमिंग टुवर्ड द न्यूमेरिकल और एग्जांपल ऑफ द रिड्यूसिंग डिक्लाइनिंग मेथड. तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि रिड्यूसिंग मेथड में क्या होता है कि आपकी डिप्रिसिएशन इनिशियल ईयर में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और इसके बाद फिर दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल इसकी जो है वो डिप्रिसिएशन कम होती है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी भी जो है वो क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है. और यही एजम्पशन हमारी होती है कि जितना एक एसेट जो है वो इस्तेमाल होता है, ओल्ड होता है, वो वक्त गुजरने के साथ उसकी कैपेसिटी भी जो है वो कम हो जाती है. लेट्स गो टुवर्ड द एग्जांपल which says that a manufacturing acquired a machine on 1st January 1997 for rupees 1,60,000. एक मैन्युफैक्चरर है जिसने एक मशीन को एक्वायर्ड किया है जनवरी 1 1997 में जिसकी कीमत है 1,60,000 रुपए. The residual value of the machine is rupees 4,096. Residual value जो स्क्रैप वैल्यू होगी, जो सैल्वेज वैल्यू होगी आखिर में वो 4,096 होगी. जो इसकी द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज 4 years. एस्टिमेटेड लाइफ जो इसकी होगी तो ये हमने एज्यूम किया है कि एस्टिमेट लगाया है कि ये 4 साल होगा. नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? You are required to calculate the depreciation rate according to the declining balance method and prepare schedule of depreciation of the
मशीन। अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो इसकी स्केजुअल को करना है, सॉरी स्केजुअल ऑफ डिप्रिसिएशन बनाना है, ठीक है जी, कि इस मशीन का स्केजुअल ऑफ डिप्रिसिएशन किस तरह बनाएंगे, और आपने अंडर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के तहत आप इसको कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दीज आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ डिप्रिसिएशन मेथड्स। लेट्स गो टुवर्ड द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेट्स जूम इट। So first of all, in the solution you have to place the formula, which is 1 minus under root salvage value divided by cost. And if you want to make it double, or if you go toward the double declining balance method, then you have to double it, ठीक है जी। तो रेट के लिए सबसे पहले गिवन डेटा हमारे पास है cost 1,60,000. The estimated life or useful life of that asset will be 4 years, and the scrapped value is 4,096. तो यहाँ पे आपने ये फार्मूला पुट करके इसमें वैल्यूज आपने पुट करनी है। सैलवेज वैल्यू हमारे पास 4,096 है, ठीक है जी। कॉस्ट हमारे साथ जो हमने जिस पर परचेजिंग की थी वो 1,60,000 रुपए है, ठीक है जी। तो इसका आपने अगर आप अंडर रूट आप लेते हैं, तो अंडर रूट अगर आप लेते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके साथ जो है वो 8/20, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 20 है, ठीक है जी। ये 1 आपको नजर आ रहा है लेकिन ये 20 है, ठीक है जी, 8/20। इसके बाद सबसे पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद इस ये वैल्यू जब आ जाए, इस तरह वैल्यू अगर आपकी आ जाए तो आपने फिर क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। एंड देयर इज द ओनली वे टू सिंप्लीफाई इट is to take the LCM of the 20 and there is the value which is 1, ठीक है जी। तो इसका LCM अगर आप लेंगे तो वही 20 आएगा। 20 को आप इस पर डिवाइड करें, नीचे जो है वो 1 होगा, ठीक है। हर एक वैल्यू के नीचे जो है वो 1 होता है, ठीक है जी। तो 20 के ऊपर अगर आप डिवाइड करें तो 20 आएगा, और ऊपर जो नॉमिनेटर है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 20 आ जाएगा। इसी तरह से 20 को 20 के ऊपर डिवाइड करें तो 1 आएगा, और ऊपर जो नॉमिनेटर है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। और बीच में मनफी का माइनस का साइन जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से आपको नेक्स्ट स्टेप में जो है वो 20 माइनस 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 20। तो ये आ जाएगा 20 में से 8 को अगर आप निकाल ले तो 12, और 20 अपनी जगह पे, इसको डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो यू विल गेट द परसेंटेज which is the depreciation expense, depreciation percentage, यानी कि 60% आपका जो है वो क्या है, डिप्रिसिएशन रेट है, ठीक है जी। सो अगर आप जो है वो 1,60,000 का जो है वो डिप्रिसिएशन रेट आप निकालते हैं तो ये कितना होगा, 60%। अब आते हैं इसकी स्केजुअल के ऊपर कि डिप्रिसिएशन का स्केजुअल जो है वो किस तरह बनेगा। याद रखें डिप्रिसिएशन मेथड में हम डिक्लाइनिंग मेथड में हमने पढ़ा था कि ये जितना कैपेसिटी इसकी होती है उतनी ही कैपेसिटी से हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। और इसमें हमने ये भी कहा था कि पहले साल हमारा जो डिप्रिसिएशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि बाकी सालों में डिप्रिसिएशन जो है वो कम होता है। क्योंकि इसका बेसिकली अगर बैकग्राउंड में देखें तो चूंकि पहले साल हमने जो एसेट खरीदा होता है तो उसके ऊपर हमारी काफी ज्यादा जो है वो खर्चा जो है वो आया होता है, ठीक है जी। तो उससे बचने के लिए, और पहले साल चूंकि हमने इतनी प्रोडक्शन की नहीं होती, इतनी कमाई हमने की नहीं होती, तो हम इस नॉन कैश एक्सपेंस को, जिसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं, 96,000 यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, तो पहले साल हम बहुत बड़ा अमाउंट डिप्रिसिएशन का जो है वो डाल देते हैं। तो ये हमें बेनिफिट इस तरह करता है कि पहले साल हमारी ऊपर जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हम चार्ज कर देते तो हमारी रेवेन्यू या जो हमारा इनकम बच जाता है वो बहुत ज्यादा कम मिकदार में जो है वो बच जाता है, ठीक है जी। तो अगर प्रीवियस वीडियोस आपने देखी है तो आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि मैं
किस नेचर की या किस पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये आपको बेनिफिट करेगा फर्स्ट ईयर के आप बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो डिप्रिसिएशन की आप इनकम स्टेटमेंट में से एज ए एक्सपेंस आप माइनस कर ले तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम आ जाती है और एज अ रिजल्ट आपके ऊपर टैक्स जो है वो कम लग जाता है। ठीक है जी, सो लेट्स गो टुवर्ड द डिप्रिसिएशन स्केड्यूल। ठीक है जी, 1997 में आपकी कॉस्ट ऑफ द एसेट ईयर, सबसे पहले आपने जो स्केड्यूल बनाना है, this must consist of year column, cost of asset, annual depreciation accumulated in remaining book value. In 1997 the cost of the asset is 1,60,000 for the whole years। ठीक है जी, तो 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000। देन जब आप एनुअल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जब आप निकालेंगे तो हमने वहां पे कैलकुलेट किया था ऊपर के इसका रेट जो है वो कितना है, 60% है। तो 60% अगर है तो आप 1,60,000 का अगर एसेट है तो उसका 60% अगर आप निकाल ले तो ये कितना बनता है, 96,000 बनता है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं आपके लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले कि अगर एक वैल्यू जो है वो 1,96,000 अगर जो है वो आपका एसेट है, सॉरी इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, तो 1,96,000 अगर है तो इसका अगर आप लेते हैं 60% अगर आप लेते हैं इसका तो ये कितना बनता है, और ज़रबे 100, अच्छा सॉरी ये दोबारा मैं कर लेता हूँ। आपने करना क्या है, ठीक है जी, कि 1,60,000 का आपने 60% लेना है, तो मल्टीप्लाई बाय 60 और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो you will get 96,000 which is the accumulated depreciation or annual depreciation expense। ठीक है जी, तो उस पहले साल अगर देखा जाए तो आपकी एनुअल डिप्रिसिएशन काफी ज्यादा है, यानी कि 1,60,000 टोटल जो है वो उसकी जो है वो प्राइस है एसेट की, और आपका जो एनुअल डिप्रिसिएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 96,000, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है जी, फिर अगले साल जब आप जो है वो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो याद रखें आपकी वैल्यू जो है वो कितनी रह चुकी है, बुक वैल्यू को यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। ठीक है जी, हाउ यू कैन फाइंड आउट द रिमेनिंग बुक वैल्यू, अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपका 96,000 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, 1,60,000 से अगर इस साल की एक्सपेंस डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हम निकाल ले तो कितना रह जाता है, यही इसकी जो है वो रिमेनिंग बुक वैल्यू होगी। किस तरह हम कर सकते हैं, 1,60,000 से आप माइनस करें इसका पहले साल का डिप्रिसिएशन जो कि 96,000 है, तो 96,000 को अगर आप माइनस करते हैं तो कितनी वैल्यू बच जाती है, 64,000। तो इसका मतलब ये है कि 1997 के आखिर में जब हम क्लोजिंग ऑफ द ईयर कर रहे थे तो हमारे पास जो 1,60,000 का एसेट था, अब उसकी कीमत जो है वो कितनी रह चुकी है, 64,000। ठीक है जी, तो जब हम नेक्स्ट ईयर का जब हम डिप्रिसिएशन जब हम निकालेंगे तो फिर हमने ये सेम वैल्यू नहीं लेनी होगी, बल्कि ये चूंकि डिक्लाइनिंग मेथड है तो डिक्लाइनिंग मेथड में आपने डिक्लाइन करके ये अमाउंट को डिडक्ट करके आपने जो है वो उसका परसेंटेज देना है। तो अब आपने क्या करना है, इस 64,000 का आपने 60% जो है वो लेना है। ठीक है जी, समझ आ रही है आपको, तो आपने इसको माइनस करना है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये डिक्लाइनिंग मेथड है, और पहले साल ये ज्यादा होता है और बाकी साल ये डिक्लाइन होके कम हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज अ डिक्लाइनिंग और डिमिनिशिंग, और जो है वो डिमिनिशिंग जो डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग मेथड। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, 64,000 का आपने जो है वो परसेंट लेना है 60%। तो 60% अगर आप लेते हैं
तो आपको जो वैल्यू मिलती है तो ये 38,400 जो कि 1998 का क्या है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है। इसी तरह से अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन कितना आएगा 1,34,400 यानी कि 96,000 के साथ आप 38,400 को जमा करें तो यू विल गेट 1,34,400। ठीक है जी, कैलकुलेशन आप खुद कर ले। तो पहले साल और दूसरे साल का जमा करें तो ये आपका अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन है। सिंपली अकोमोडेटेड मीन टोटल डिप्रिसिएशन। ठीक है जी, अभी फिलहाल यहाँ तक के लिए टोटल डिप्रिसिएशन कितना है तो 96,000 और 38,400 इन दोनों को जमा करें तो ये 1,34,000 और रिमेनिंग बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी 1,60,000 से अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन को माइनस करें तो आपको ये वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ठीक है जी, तो 25,000 ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको 1,60,000 से 1,60,000 से अगर आप माइनस करते हैं किसको 1,60,000 से 1,34,400 1,34,400 अगर आप माइनस करें तो कितना बच जाएगा इक्वल कर ले इसको ये आपका बच जाएगा 25,600 इसकी बुक वैल्यू जो है वो रह जाएगी। सिमिलरली इन 1999 जब आपकी बुक वैल्यू 25,600 बच जाएगी तो ये रिड्यूस होके 25,600 का आपने 60% देना है। ठीक है जी, 25,600 का आपने जो है वो परसेंटेज लेना है तो ये आपके पास आ जाएगा 15,360। ठीक है जी, इसी तरह से अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन किस तरह आएगी कि 1,34,000 को जमा करें इसके साथ तो ये दोनों अब जमा करें तो इससे आपके पास 1,49,760 अमाउंट आ जाएगा और 1,60,000 से अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन इस साल का अगर आप निकाल ले तो आपके पास बच जाएगा 10,240। ठीक है जी, इसी तरह से 2000 में आपके पास 1,60,000 की वैल्यू थी। ठीक है जी, रिड्यूस होके वो कितनी रहेगी रिमेनिंग बुक वैल्यू इन 1999 कितनी है 10,240। तो 10,240 का आप क्या करें 10,240 का आप 60% ले ले तो आपको जो है वो कितना अमाउंट मिल जाएगा डिप्रिसिएशन तो डिप्रिसिएशन जो आपको मिल जाएगी वो 6,144। तो 6,144 अमाउंट आपकी आ जाएगी विच इज एनुअल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2000। ठीक है जी, और फिर इसको और इन दोनों को जमा करें तो यू विल गेट द अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन। सो लेट्स एड इट। ठीक है जी, 1,49,000 इन दोनों को। ठीक है जी, इसको और इसको 1,49,760 तो इन दोनों को जमा करें यू विल गेट द अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन विच इज 1,55,904। Now, the remaining book value at the end of the year 2000, you will get the value 4,096. तो आप क्या करें 1,60,000 से 1,55,904 को अगर आप माइनस करते हैं तो आपको वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ठीक है जी, लेट्स डू इट 1,60,000 माइनस 1,55,904 तो आपकी जो साल्वेज वैल्यू जो आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल गेट द स्क्रैप्ड वैल्यू ऑफ दैट एसेट which is equal to 4,096। आसान फार्मूला इसका यही है कि सबसे पहले आपने क्या करना है ईयर्स को ले कॉस्ट को सारा कॉस्ट जो है वो एसेट का जो है वो जिस कॉस्ट पे हमने लिया है तो वही एसेट की वैल्यू होगी। ठीक है, कॉस्ट होगी। एनुअल डिप्रिसिएशन के लिए आपने इस तरह करना है कि पहले आपने 1,60,000 का 60% लेने हैं तो ये इस साल का आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए आपने इस तरह करना है कि इसकी नेट बुक वैल्यू जो है वो निकालनी है और नेट बुक वैल्यू किस तरह फाइंड होती है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन उस साल का इसके सामने जो होगा तो उसको माइनस करके आपके साथ रिमेनिंग बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसी रिमेनिंग वैल्यू को
रिमेनिंग जो बुक वैल्यू होगी उसी को उठाकर अगले साल में आपने उसका परसेंटेज निकालना है, तो ये आपका अगले साल का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। और इसी को 1,60,000 को अगेन इससे माइनस करके आप जो है वो सॉरी अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन इस तरह इनको और इसको जो है वो जमा करके आपका अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन, और इसी तरह से कॉस्ट से accumulated depreciation minus करके you will get the remaining book value, or and so on. So this is all about the depreciation method or declining balance method. याद रखें जब आप जो है वो डबल डिक्लाइनिंग मेथड की तरफ आप आते, फोर्थ जो आपका डिप्रिसिएशन मेथड है तो वो है डबल डिक्लाइनिंग मेथड. इट इज सेम लाइक डिक्लाइनिंग मेथड, अ लिटिल बिट जो है वो उसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर जो है वो अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन इसके अंदर की गई है. तो सिंपली आप क्या करें, उसको डबल करें. यहाँ पे मैंने जो है वो सोल्यूशन दी हुई है. तो ये डबल डिक्लाइनिंग मेथड क्या है, जो आपने डिक्लाइनिंग मेथड आपने जो है वो फाइंड आउट कर दिया, जो परसेंट फॉर एग्जांपल वहां पे 60 आया, तो उसको जस्ट आप जो है वो क्या करें, डबल करें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डबल डिक्लाइनिंग मेथड हो जाएगा. तो वही सेम फार्मूला है. देखिए पहले आप जो है वो अपने लिए मालूम करें कि पर ईयर डिप्रिसिएशन असल में है कितनी. तो वो कैसे मालूम हो सकती है कि कॉस्ट को उसके लाइफ के ऊपर डिवाइड करें. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जो है वो एग्जांपल है कि मशीन परचेज्ड ऑन एन एयर कंडीशनर फॉर ₹51,000. ठीक है, 51,000 का एक एयर कंडीशन खरीदा गया है और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो 5 ईयर्स है और रेजिजुअल वैल्यू इसकी 6,000 है. तो नीचे हम सिर्फ डबल डिक्लाइनिंग मेथड को देखते हैं कि डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड किस तरह फाइंड आउट होता है. ठीक है जी. तो डबल डिक्लाइनिंग मेथड में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पर ईयर डिप्रिसिएशन कितनी है. तो कास्ट हमको गिवन थी कितनी, कि मशीनरी एयर कंडीशन हमने खरीदा था 51,000 का, 51,000 का, और उसकी लाइफ जो है वो कितनी थी, 5 थी कि 6 थी. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी, 5 ईयर. ठीक है, तो 5 ईयर है, डिवाइड करें इसको 5 पे, तो यू विल गेट द वैल्यू 10,200 only, which is the per year depreciation. Now, how you can calculate the depreciation rate under the double declining method? तो same per year depreciation को cost के ऊपर divide करें और 100 के साथ multiply करें, तो आपको जो rate मिल जाएगा वो डिप्रिसिएशन रेट होगा, और उसी रेट को आपने फिर क्या करना है, डबल करना है. तो लेट्स सी कि पर ईयर डिप्रिसिएशन हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया जो कि 10,200 है. 10,200 को यहाँ पे लिख ले, डिवाइडेड बाय कॉस्ट. कॉस्ट हमारी कितनी थी, 51,000. यहाँ पे क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, मर्चेंट परचेज इन एयर कंडीशनर फॉर ₹51,000. तो 51,000 का ये एसेट जो है वो खरीदा गया था, विच इज द कॉस्ट, एंड मल्टीप्लाई बाय 100. व्हेन यू सिंप्लीफाई इट यू विल गेट 20%. ठीक है, आपको एक रेट मिलेगा जिसको हम कहते हैं डिक्लाइनिंग मेथड. जब आप इस 20% को डबल करते हैं, तो डबल 20 का डबल क्या है, 40. तो इसको 40 कर दे तो 40% आपका जो है वो क्या होगा, डिप्रिसिएशन रेट आपका हो जाएगा अंडर डबल डिक्लाइनिंग मेथड. So if you got an idea about the declining method, then double declining method is just to double the amount of the rate of the declining method. ठीक है जी. So hope you will understand. If you have any question, let me know. I will try my best to answer in the comment section. ठीक है जी. Thank you so much. Allah Hafiz.